सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉन्डर्स होते हैं इस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ जो इंपॉर्टेंट इसके सेगमेंट होते हैं उस पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉन्डर का। इन द केस ऑफ वायर सस्पेंडेड from ceiling and stretched under an action of weight F suspended from its other end। अभी एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग, ध्यान देना यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन इट, किस पे, वायर पे बोल रहे हैं, मतलब सीलिंग के द्वारा जो वायर पे फोर्स लगाया जाएगा, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट, जो वेट टांगा गया है वही जो, या वायर का वेट आप बोल सकते हो, या जो वेट टांगा गया है उसके जो है इक्वल होगा और क्या होगा, अपोजिट होगा, वही एक्शन एंड रिएक्शन वाला। फिर लिखा आगे, हाउएवर द टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ वायर इज जस्ट एफ एंड नॉट 2F। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये नीट 23 में 3 में शायद डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूछ लिया गया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेंस टेंसाइल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू द टेंशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू F अपान ए। यही पूछा गया था कि बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी, उन्होंने F की जगह पर W कर दिया था, बस ये था। ठीक है, तो ये हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी। अब थोड़ा सा इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इन्होंने बोला गया है। देखो ये कोई सीलिंग है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई वायर टांगा है और इसमें ये वेट क्या है, W है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर, तो इन्होंने, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा हर जगह पे, जहाँ पे भी आप देखोगे तो वो क्या आएगा, W अपान ए आएगा। क्या आएगा, W अपान ए आएगा, हर जगह पे आएगा। ठीक है, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, ये लाइन समझ में आ गई होगी, होप। इसके अलावा उन्होंने बोला है हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ जो होता है ये होता है -KX। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन है, ध्यान देना, एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन है। और अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिस इज द हमारा ये लीनियर पार्ट हमारा। ठीक है, और लीनियर पार्ट में ही हमारा क्या होगा, हुक्स लॉ वैलिड होगा अगर जो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व खींचे। और इसका स्लोप क्या मिलता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है, वो हमें y देता है, ये स्लोप मिलता है। मतलब स्लोप हमारा होगा स्ट्रेस, देन यहाँ पे स्ट्रेन। क्लियर है, दिस इज द आवर स्लोप, या इसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इस पे बेस्ड, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी एक मेंशन है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग करके जाइए। और हाँ, ये चीज़ जो है आपके 12th के लिए भी जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उसको प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं, जो CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड वगैरह, वो स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। द यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड सिंस ओनली सॉलिड हैव लेंथ एंड शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग मॉडुलस शियर मॉडुलस की बात बोली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिलेवेंट है, सॉलिड के लिए, क्योंकि अब रीज़न यहाँ पे दिया गया है क्योंकि सॉलिड में लेंथ होती है और शेप होता है। तो ये वाला आपका A एंड R का क्वेश्चन बन सकता है। असरेशन में ये रख देंगे कि यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड, या अगर जो उनको असरेशन गलत करवाना होगा तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लिख देंगे वहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शियर मॉडुलस हो या यंग मॉडुलस, ये केवल और केवल किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, लिक्विड और गैस के लिए डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि सॉलिड में क्या होती है, लेंथ, और क्या होती हैं, सॉलिड में शेप होता है। ये ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला गाइस, पॉइंट टू पॉन्डर का। इसके अलावा बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्क मॉडुलस जो होगा ये तीनों के लिए रिलेवेंट होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। इट रिफर टू द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन एवरी
when every part of body is under the uniform stress so that the shape of the body remain unchanged। यहाँ पे ये बोला है कि it refer to the change in volume when every part of body is under the uniform stress so that shape of body। देखो यहाँ पे केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक, बॉडी का शेप नहीं चेंज हो रहा। तो ये भी जो है आपका AR का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। उन्होंने बोल दिया कि बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और रीजन में लिख दिया कि इट चेंज ओनली वॉल्यूम, ठीक है, और शेप चेंज बट डज नॉट चेंज शेप। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रीज़न भी एक्सप्लेन करेगा असरेशन को, तो ध्यान देना इस वाले पॉइंट को। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं असरेशन रीज़न के लिए। आगे यहाँ 5वां पॉइंट है, मेटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन अलॉय एंड इलास्टोमर। इलास्टोमर यहाँ पे ग्राफ दिया है, इलास्टोमर जैसे कि हमारी एवर्टा वगैरह होती हैं, या जो लार्जर वेन होती है जहाँ ब्लड हमारा होता है, वो इलास्टोमर है। उसका जो ग्राफ दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो कुछ ऐसे है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है गाइस, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ये वाला ग्राफ अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाला ग्राफ आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से, ठीक। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि मेटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन एलॉय एंड एलास्टोमर, ठीक। तो मेटल का जो होता है वो यंग मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, एलॉय और एलास्टोमर से। ए मटेरियल विद large value of young modulus requires a large force to produce small change in its length। इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ए मटेरियल विद लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस रिक्वायर ए लार्ज फोर्स। ध्यान देना, अगर जो किसी मटेरियल का यंग मॉडुलस लार्ज है तो उसको लार्ज फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन इट्स लेंथ। ध्यान देना, अगर जो किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो उसको फोर्स भी ज़्यादा रखना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब वही डेल्टा एक्स को बोलो या फिर डेल्टा एल इसको बोल लो, बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए, ठीक, फोर्स ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर जो उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीज़ को। In daily life, we feel that a material which stretches more is more elastic। देखो ध्यान देना, हम लोग डेली लाइफ में ये फील करते हैं कि जो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेच करता है उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। जो ज़्यादा मतलब खींचेगा तो वो ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है, ये हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। बट इट इज़ अ मिसनॉमर, लेकिन यह सिर्फ एक मिसनॉमर है, एक भ्रांति है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन फैक्ट मटेरियल विच स्ट्रेचेस टू लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड इज कंसिडर टू बी मोर इलास्टिक। लेकिन फिजिक्स की भाषा में अगर जो हम बोले तो जो मटेरियल कम स्ट्रेच करेगा, मतलब जिसका डेल्टा एक्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसको ज़्यादा यहाँ पे इलास्टिक माना गया है। ये बात ध्यान देना। क्यों, कैसे भाई, हम लोग वाई क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जितना ही कम होगा, मतलब जितना ही कम ये खींचेगा उतना ही वाई क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब वाई ये मतलब स्ट्रेन कम होगा तो वाई क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब वाई बड़ा होगा तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। मतलब इलास्टिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस की होती है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। चलिए आगे यहाँ पे, इन जनरल ए डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस स्ट्रेन इन अदर डायरेक्शन आल्सो। ध्यान देना, इन जनरल अगर जो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हम एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्ट्रेन जो है वो अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सच सिचुएशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाई जस्ट वन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, वाई यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वायर अंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कोई एक वायर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डाला गया है,
द लैटरल डायमेंशन यानी कि रेडियस एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन विल अंडरगो स्मॉल चेंज विच इज डिस्क्राइब्ड बाय अनदर इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल कॉल्ड पॉइजन रेशियो। ये ध्यान देना, अभी हम लोग इस पे आएंगे पॉइजन रेशियो के ऊपर। ठीक, आगे स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस, ध्यान देना यहाँ पे स्ट्रेस कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अनलाइक अ फोर्स द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्ट्रेस में कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोर्शन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्पेसिफिक साइड ऑफ सेक्शन हैज़ ए डेफिनेट डायरेक्शन, ये ध्यान देना। लेकिन अगर जो फोर्स किसी बॉडी पे, अगर एफ अपान ए की बात करें तो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर फोर्स की सिंपल सी बात करें तो इसके पास में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पहला दिया है, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। एक स्टील का वायर, उसकी लेंथ कितनी है, 4.7। आप जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो नीट में तो क्वेश्चन वहीं पे बना लिया करो, अपना जो भी उसमें डेटा दिया हुआ करे वहीं लिख लिया करो। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ए दिया है, स्ट्रेच बाई अ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट लिखा, ध्यान देना यहाँ पे। सेम अमाउंट का मतलब क्या हो गया, इसका जो फोर्स है वो सेम है, कांस्टेंट है। एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 देखो एक स्टील वायर है और दूसरा क्या है, कॉपर वायर है। दोनों को क्या किया गया है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से स्ट्रेच किया गया है। कॉपर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया है, इतना दिया है, अंडर अ गिवन लोड। लोड सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील टू द कॉपर। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल भी क्या है, सेम है। सिंपल सी बात है भाई, सेम अमाउंट लगाया है। एज ए कॉपर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर अ गिवन लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, एफ अपान ए, और यहाँ पे डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा। ये लेंथ यहाँ पे गाइस सेम दी है, एफ यहाँ पे सेम है, बस एरिया आपका चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है आपका और लेंथ चेंज हो रहा है, और जैसे ही एरिया को लेंथ चेंज हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे वो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। देन सेकंड यहाँ पे 8.2 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। 8.2 यहाँ पे दिया है, सोज द स्ट्रेन स्ट्रेस। देखो यहाँ पे, अच्छा स्ट्रेन स्ट्रेस उल्टा लिख दिया इन्होंने, स्ट्रेस स्ट्रेन लिखना चाहिए था। कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर द यंग मॉडुलस। पहले तो यंग मॉडुलस इन्होंने पूछा है, जो कि हमारा हो जाएगा सिर्फ इस सर्विस का स्लोप। कहीं भी स्लोप आप निकाल लो, चाहे इस वाले पॉइंट की बात करो, इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, मतलब ये 150 ऊपर कर दो और नीचे क्या कर देना है आपको है 0.002। ठीक, ये कर दोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा 1 2 3, और इसको जब आप करोगे तो ये कितना आएगा 75 आएगा। तो ये 75 और 3 0, मतलब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, या 1 2 3 यानी 7.5 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यंग मॉडुलस इस स्लोप से निकल के आ रहा है। ध्यान देना अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी ये भी आपको बताना। अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा है कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे, ये वाला पॉइंट एकदम जस्ट यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये वो नहीं कर रहा है, मतलब देखो यहाँ तक तो ये ठीक रहा, मतलब ये पूरा यंग मॉडुलस को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ क्या होता था, F = -kx, तो इस वाले पॉइंट, और जहाँ पे तक ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ध्यान देना अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये टर्म याद रखना है, यील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, तो निकाल सकते हो आराम से। वैसे फिलहाल आपको दिखाई देते हैं हमें। ये देखो
एनसीईआरटी में एक फिगर भी दिया है, ये देखो, ये वाला फिगर देखो, यील्ड पॉइंट। ठीक, ये देखो, द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, आल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट, ध्यान देना बहुत अच्छे से, एंड द कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया आपका वही F/A। ये क्वेश्चन मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया। तीनों ये चीज़ें याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, ध्यान देना, आल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट इसको बोलते हैं। और कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक, ये देखो कितना होगा, 300, क्योंकि स्ट्रेस है यहाँ से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा एक कोई वो भी है। अब ये डायरेक्ट एक बार नीट में पूछा गया था, और ये ग्राफ जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन, इसमें ब्रिटल विटल पूछ लेते हैं, कौन सा वो है। देखो इसमें पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, तो जिसका देखो स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा तो देखने से क्या लगना है, पहले वाले का स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी। विच ऑफ द टू मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। अब स्ट्रॉन्गर मटेरियल का मतलब क्या हो गया जो खींचे ना मतलब जिसका यंग मॉडुलस क्या हो, ज़्यादा हो। ध्यान देना भाई, जो स्ट्रेस को या अपने डिफॉर्मेशन को का विरोध करता हो वही तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा ना, सिंपल सी बात है। तो और जिसका वाई ए ज़्यादा होगा, यंग मॉडुलस का ज़्यादा होगा, वही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एनी स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ध्यान देना, द यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, तो ये बात गलत लग रही है भाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस उसका ज़्यादा होता है जो अपनी डिफॉर्मेशन को का विरोध करता है, और इन्होंने बोला है कि यंग मॉडुलस रबर का ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। किसका ज़्यादा होगा, स्टील का होगा। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। रीज़न, क्योंकि स्टील जो होती है वो कम खींचेगी। द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉयल इज डिटरमाइन बाई इट्स शियर मॉडुलस, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। शियर मॉडुलस स्ट्रेचिंग ऑफ कॉयल डिटरमाइन बाई इट्स शियर मॉडुलस। जरा इसको देख लेते हैं यहाँ पे, शियर मॉडुलस क्या होता है। देखो बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, ये शियर मॉडुलस। ठीक, या तो शियर मॉडुलस स्ट्रेचिंग ऑफ कॉयल के लिए होता है क्या, देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में जल्दी से। द रेशियो ऑफ shearing स्ट्रेस टू corresponding shearing strain इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। शियरिंग स्ट्रेस अपॉन shearing स्ट्रेन, ये होता है हमारा क्या, shearing मॉडुलस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ध्यान देना ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो। कोयल में क्या होता है, पहली बात तो देखो लिख ये वो इसकी यूनिट दी है, कोई दिक्कत नहीं है। द शियर मॉडुलस ऑफ few common material are given in table. It can be seen that shear modulus is generally less than young modulus. बहुत अच्छा पॉइंट है। For most material G equal to y/3, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर जो डायरेक्ट अगर आपसे कोई वो दे दिया जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मतलब हमारा जो शियर मॉडुलस होता है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है, मतलब ये लगभग 3 गुना होता है यंग मॉडुलस। ठीक, और शियर मॉडुलस कम होता है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। ये देखो
क्या ये कोयल के लिए डिफाइन किया गया है? मेरे हिसाब से कोयल के लिए तो डिफाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो शियर मॉडुलस स्क्वायर प्लेट उलट के लिए डिफाइन किया जाता है। देखो जैसे यहाँ पे इसके लिए डिफाइन किया गया है, ये देखो शियर मॉडुलस मेरे हिसाब से इसके लिए डिफाइन नहीं किया जाता है कोयल के लिए। बाकी एक बार आप लोग क्रॉस चेक इसको करना और क्रॉस चेक करके थोड़ा बताना, आप लोग कमेंट भी करना कि क्या यह बात सत्य है। ठीक है, अगर जैसा है तो फिर ठीक है, फिर देख लेना आप लोग उसमें। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे और ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये पॉइंट पर पूछा भी गया था कि क्या स्ट्रेचिंग ऑफ कोयल, जो कोयल ऐसे होती है, इसको आप स्ट्रेच करोगे, फोर्स लगा रहे हो, और जबकि स्लैब जो होते हैं हमारे वो स्लैब ऐसे होते हैं, इसमें अगर जो आप फोर्स लगाते हो तो ये टेंजेंटली फोर्स लगाना होता है, और कोयल में आप टेंजेंटली क्या फोर्स लगा सकते हो, सोच के तो खुद देखना। इसमें जब टेंजेंटली फोर्स आप लगाते हो तो जो डिफॉर्मेशन होता है, मतलब डिफॉर्मेशन का मतलब ऐसे ऐसे इस टाइप से, और ये अपनी पोजीशन से डिफॉर्म कर जाएगा, है ना, ये अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या इसमें डिफॉर्मेशन ऐसे लेंथ, इसमें देखो जो कोयल में डिफॉर्मेशन आता है वो लेंथ वाइज आता है और इसमें क्या होता है, इसमें एरिया और विड्थ के हिसाब से डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो गलत है, कोयल के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, 8.4 इसका आंसर सबको दिया कहीं पे, नहीं दिया, कोई बात नहीं है। फिलहाल ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से कि इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बल्क मॉडल्स की बात क्या होती है, बल्क मॉडल बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। बल्क मॉडल जो होता है वो तीनों के लिए डिफाइन होता है, अभी हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंटर में पढ़ा है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए तीनों के लिए डिफाइन होता है बल्क मॉडल्स। क्लियर है? और ये होता क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, निगेटिव में ध्यान देना, ये हमारा बल्क मॉडल्स होता है। क्लियर है? बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ से गाइस ये। और इसी का अगर जो रेसिप्रोकेट वाली बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये देखो, अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताइए के और यहाँ पे ये 1/बीटा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी और ये बल्क मॉडल्स में रिलेशन है, और अगर जो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका जो आंसर आता है वो 1 आता है, ध्यान देना। मतलब कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडल्स को का मल्टीप्लिकेशन जो होता है या प्रोडक्ट जो होता है वो कितना आता है, 1 आता है। ये बात ध्यान रखना आपको अच्छे तरीके से। बाकी इसमें गाइज कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे सीडिंग स्ट्रेस की बात यहाँ पे की है, या शियर मॉडल्स की बात की गई है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलल टू अपोजिट सरफेस forces in each case such that the total force and total torque on the body vanishes। ये शियर की बात की गई यहाँ पे है, और शियर मेरे हिसाब से कोयल के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये कोयल के लिए नहीं हो सकता, ये कोई स्क्वायर प्लेट के लिए ही होता है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। बाकी गाइस इसमें जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन अपने आप भी ट्राई करना आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे जो टॉपिक वो दिए हैं। एक ग्राफ, हाँ, जो इलास्टोमर वाला बच गया था, ये ग्राफ भी आप लोग देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बताया था जो हमारा यंग मॉडल्स होता है वो वाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन मिलती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन अगर जो यही बात बोलें किसके लिए, इलास्टोमर के लिए बोले, ये देखो इलास्टिक टिश्यू के लिए बोले, एरोटा या फिर लार्ज ट्यूब, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए फिर मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए आप लोग, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला ग्राफ भी एक बार देख के जाना, कहाँ पे प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है और किसको हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं और किसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक, डी यहाँ पे क्या है, ये देखो परमानेंट सेट, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। डी वाला जो पॉइंट यहाँ पे है, एक बार डी वाला पॉइंट भी देख लीजिए। व्हेन द लोड इज रिमूव्ड सेट, इन लोगों
द डिफॉर्मेशन इज said टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल strength. यहाँ पे मटेरियल बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन बाई रिड्यूस सप्लाइड. तो यहाँ पे ये लिखा है अल्टीमेट. इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज. ये इंपॉर्टेंट है. मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर वेरी क्लोज. द मटेरियल सेड टू बी ब्रिटल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर जो फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पास पास में है तो वो मटेरियल को ब्रिटल बोलेंगे, जल्दी टूट जाएगा वो मटेरियल. इफ दे आर फार अपॉर्ट द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल. लेकिन अगर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर दूर हैं तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल बोलेंगे और ये इतनी जल्दी टूटेगा नहीं. यहाँ से आप देख सकते हो, यहीं से पूछ लेते हैं कि दो फिगर दे देंगे आपसे और ये वाले एक में 5-5 दे देंगे और दूसरे में दूर दूर दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा मटेरियल ब्रिटल है. तो आपको फिगर से पहचाना भी आना चाहिए. ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है फिगर देके, ये वाला. क्लियर है? समझ में आया? मज़ा आया कि लेक्चर में नहीं आया? अगर मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है. होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा. क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में. तब तक के लिए बाय.